गुड डे आप सभी को। हम छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। हम आज पाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक का पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले आप छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का टॉपिक देख लीजिए। प्राचीन इतिहास में हम सबसे पहले पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर रामायण काल, फिर महाभारत काल, मौर्य काल, सातवाहन काल, गुप्त काल, नल वंश, राजर्षि तुल्य वंश, सरबपुर्य वंश, सिरपुर के पांडु वंश, मैकल के पांडु वंश, ओडिशा के सोमवंश, कांकेर के सोमवंश, बाण वंश और वो अन्य पढ़ेंगे। तो चलिए पहले पाषाण काल से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले में प्राप्त हुए हैं? यहाँ ऑप्शन दिया गया है राजनांदगांव, बिलासपुर, ऑप्शन सी है रायगढ़ और ऑप्शन डी है बालोद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रायगढ़। रायगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन सर्वाधिक शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। तो अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सर्वाधिक प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले में प्राप्त हुए हैं। रायगढ़ जिले में स्थित सिंघनपुर की गुफा से सर्वाधिक प्राचीनतम शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं और यह पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। हम छत्तीसगढ़ के पाषाण काल को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं। एक पूर्व पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और तीसरा होता है उत्तर पाषाण काल और चौथा है नव पाषाण काल। तो यह जो सिंघनपुर की गुफा है, ये यहाँ से जो सर्वाधिक प्राचीनतम शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, यह पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। अब देखते हैं कि सिंघनपुर की गुफा की खोज वर्ष 1910 में C.W. एंडरसन ने की थी और इनके साथ खोज दल में अमरनाथ दत्त भी शामिल थे। ये जिस सिंघनपुर की गुफा में कुल 3 गुफाएं हैं, जहां 23 गेरुआ लाल रंग के शैलाश्रय उपस्थित हैं। सिंघनपुर की गुफा में मौजूद शैलाश्रय में 2 शैलचित्र जलपरी, मरमेड तथा सीढ़ीनुमा मानव उल्लेखनीय है। इस शैल चित्र का एकत्रीकरण पुरातत्ववेत्ता लोचन प्रसाद पांडे एवं इतिहासकार डॉक्टर एन घोष व D.H. गार्डन द्वारा किया गया था। और सिंघनपुर की गुफा की वास्तविक भौगोलिक स्थिति चंवर ढाल पहाड़ी है। मतलब ये सिंघनपुर की गुफा चंवर ढाल की पहाड़ी में स्थित है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी कबीरधाम और ऑप्शन डी सरगुजा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए जिला जो प्रसिद्ध है वो है रायगढ़। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा रायगढ़। अब है अगला क्वेश्चन, चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है कबरा पहाड़, बसनाझर, ऑप्शन सी है सिंघनपुर और ऑप्शन डी है टेरम। तो चंवर ढाल की पहाड़ी पर स्थित शैलाश्रय का स्थान कौन सा है? सिंघनपुर की गुफा सिंघनपुर पर स्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, प्रसिद्ध कबरा पहाड़ या कबरा गुफा किस जिले में स्थित है, जिन्हें उनके पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए रायगढ़, बी सिरपुर, ऑप्शन सी राजनांदगांव और ऑप्शन डी खैरागुड़। तो जो प्रसिद्ध कबरा पहाड़ या कबरा गुफा है वह रायगढ़ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसके बाद एक व्याख्या देख लेते हैं इसकी। रायगढ़ जिले में स्थित पाषाणकालीन स्थल निम्न है। तो हमने बताया था कि जो पाषाण काल है उसको 4 भागों में बांटते हैं, एक पूर्व पाषाण काल, मध्य, उत्तर और एक नव। तो पूर्व पाषाण काल में सिंघनपुर की गुफा, सोनबरसा, भंवरखोल, गीधा, छापामारा, ये सब पूर्व पाषाण काल में आएगा। मध्य पाषाण काल में कबरा पहाड़, उत्तर पाषाण काल में महानदी घाटी क्षेत्र और नव पाषाण काल में टेरम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां दिया गया है कि चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिले में स्थित है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी गरियाबंद, ऑप्शन सी राजनांदगांव और ऑप्शन डी कवर्धा। तो चितवा डोंगरी की गुफा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आ जाएगा राजनांदगांव। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिया गया है कि चितवा डोंगरी नवीन जिला मोहला मानपुर अंपागढ़ चौकी, जो कि पूर्व में राजनांदगांव जिले में स्थित है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग राजनांदगांव, और अगर ऑप्शन में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी दिया जाता है तो इसी को लेना है। जो चितवा डोंगरी की गुफा है यह नवपाषाणकालीन स्थल है और चितवा डोंगरी की खोज भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र ने की थी।
और चितवा डोंगरी से छिद्रित घन औजार तथा डैगन आकृति 27 शैल चित्र मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 शैल चित्र चितवा डोंगरी के से मिले गए हैं। किसके? तो डैगन आकृति के। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए J.R. कामले और रमेंद्रनाथ मिश्र। बी दिया है भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र। ऑप्शन सी भगवान सिंह बघेल एवं अरुण कुमार शर्मा। और ऑप्शन डी अरुण कुमार शर्मा एवं विष्णु श्रीधर वाकटकर। तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। पहला है धनपुर, जिला बिलासपुर में है। अर्जुनी, जिला दुर्ग में है। और सिंघनपुर, जिला रायगढ़। और कबरा पहाड़ भी रायगढ़ में है। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि पाषाण युग के कालक्रम में जैसे पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग तथा नव पाषाण युग के अनुसार इन स्थानों से प्राप्त औजारों का क्रम निम्न कूट के आधार पर निर्धारित कीजिए। मतलब इनको क्रम से जमाना है, पूर्व पाषाण काल से लेकर के नव पाषाण काल तक। तो हमने पीछे पढ़ा था, पूर्व पाषाण काल में सबसे पहले क्या आ जाता है? सिंघनपुर की गुफा। उसके बाद मध्य पाषाण काल में कबरा पहाड़। उसके बाद आ जाएगा, अब देखते हैं इसका ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ये देखिए ऑप्शन सी में पहले सिंघनपुर की गुफा 3 दिया गया है। उसके बाद चौथा कबरा पहाड़ दिया गया है। उसके बाद दिया गया है धनपुर जो कि जिला बिलासपुर में है। और फिर अर्जुनी, जिला दुर्ग। मतलब धनपुर है उत्तर पाषाण काल का और अर्जुनी जो है वो नव पाषाण काल का है। तो इसके आधार पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। पाषाण काल के स्थानों के आधार पर जो औजार का क्रम है वो निम्न है। सिंघनपुर जो कि रायगढ़ में है पूर्व पाषाण, कबरा पहाड़ मध्य पाषाण काल और धनपुर उत्तर पाषाण काल और अर्जुनी नव पाषाण काल में है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में महापाषाण कालीन युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? यहाँ ऑप्शन दिया गया है तालागांव, मल्हार, सी है तुम्माड़ और डी है शिवरीनारायण। तो छत्तीसगढ़ में मध्य पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मल्हार से प्राप्त हुए हैं। अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मल्हार। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष बिलासपुर जिले के मल्हार में मिले हैं, उसी को दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेनहिर यानी पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? ऑप्शन हो जाएगा मेनहिर कहाँ से मिला है? मेनहिर कहाँ से मिला है? तो करका भाटा से मिला है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं व्याख्या। छत्तीसगढ़ में पाषाण युग का मेनहिर पाषाण स्तंभ, जो मेनहिर को पाषाण स्तंभ है, बालोद जिले के करका भाटा से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 10वां क्वेश्चन दिया है कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए दिया है बानाबरत, ऑप्शन बी टेंगना, ऑप्शन सी तालागांव और ऑप्शन डी है कांकेर घाटी। यहाँ महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं ये पूछा गया है। सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन बी टेंगना से मिले हैं। चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष टेंगना नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। और 11वां क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त प्राचीन शैल चित्रों के स्थलों में निम्नलिखित स्थल रायगढ़ जिले का नहीं है। इसमें से कौन सा क्षेत्र है वो रायगढ़ जिले का नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए है मटनार, ऑप्शन बी है बसनाझर, ऑप्शन सी बेनीपाट और ऑप्शन डी अमर गुफा। तो इसमें का जो रायगढ़ जिले का नहीं है वो है ऑप्शन ए मटनार। बसनाझार, बेनीपाट और अमर गुफा ये तीनों रायगढ़ जिले में आते हैं। और जो मटनार है ये किस में आता है? बस्तर जिले में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ व्याख्या दिया है कि मटनार के अलावा उपयुक्त सभी रायगढ़ जिले में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, अब रामायण काल में आ जाते हैं। तो रामायण काल में पहला क्वेश्चन है कि तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ दिया है ऑप्शन ए वाल्मीकि आश्रम, ऑप्शन बी गुफा चित्र, ऑप्शन सी अभयारण्य और ऑप्शन डी मंदिर। तो तुरतुरिया किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ वाल्मीकि आश्रम है। तो अब इसका व्याख्या देखते हैं। तुरतुरिया कहाँ है? बलौदाबाजार जिले में स्थित बार नवापारा अभयारण्य के निकट तुरतुरिया ग्राम में वाल्मीकि आश्रम स्थित था।
माना जाता है कि लव कुश का जन्म इसी आश्रम में हुआ था। इसी वाल्मीकि आश्रम में लव कुश का जन्म हुआ था और ये कहाँ है? बलौदाबाजार जिले के तुरतुरिया ग्राम में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि लव कुश के जन्म स्थली के रूप में कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? अभी पढ़े हैं कि लव कुश का जन्म कहाँ है? तुरतुरिया पे वाल्मीकि आश्रम है क्योंकि वहाँ, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 14 नंबर का क्वेश्चन है कि स्थानीय परंपरा के अनुसार श्री राम ने किस स्थान पर सबरी के झूठे भेर खाए थे? ऑप्शन दिया है कि खरौद, तुरतुरिया, पंचवटी और चौथा ऑप्शन है सिवरी नारायण। तो आंसर हो जाएगा सबरी के झूठे भेर खाए थे कहाँ पर? सिवरी नारायण में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या दिया है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जांजगीर चांपा जिले के सिवरी नारायण नामक स्थान पर प्रभु श्री राम ने सबरी के झूठे भेर खाए थे और वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार श्री राम वन गमन पथ योजना के अंतर्गत सिवरी नारायण को विकसित किया जा रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनश्रुति के अनुसार रामायण कालीन छत्तीसगढ़ के स्थान और उससे संबंधित मान्यताओं के साथ सही संबंध को जोड़िए बोला गया है। अब ये 4 ऑप्शन दिया गया है, अब यहाँ इससे हम लोग को मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था? अभी ऊपर में पढ़े थे, लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था? तुरतुरिया में हुआ था। अब ऑप्शन के रिगार्डिंग ए और बी में चौथा दिया गया है। फिर ऑप्शन बी है श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा। श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा कहाँ की गई थी? रामाराम, और रामाराम कहाँ है? सुकमा में है, तो सी आ जाएगा। अब ये ऑप्शन बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लोमस ऋषि आश्रम कहाँ है? रांची में है। और अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ है? तो सीतामढ़ी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसका व्याख्या दिया गया है। लव कुश का जन्म तुरतुरिया में, श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा रामाराम सुकमा में, लोमस ऋषि का आश्रम है रांची में और अत्रि मुनि का आश्रम है सीतामढ़ी में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है महाभारत काल। महाभारत काल से संबंधित पहला क्वेश्चन दिया गया है कि महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? रत्नावलीपुरी किसको कहते थे, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है सिंघनपुर, ऑप्शन बी नारायणपुर, ऑप्शन सी सिरपुर और ऑप्शन डी रतनपुर। तो महाभारत के टाइम में रत्नावलीपुरी कहा जाता था रतनपुर को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। महाभारत के अनुसार रतनपुर को मणिपुर, रत्नावलीपुरी और कुबेरपुर के नाम से जाना जाता था। यह ताम्रध्वज नामक राजा की राजधानी हुआ करती थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? ऋषभ तीर्थ की जानकारी हमें किससे मिलती है? महाभारत, ऑप्शन बी से मिलती है। तो चलिए देखते हैं ऋषभ तीर्थ कहाँ है। तो इसका व्याख्या है, ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत महाभारत है। ये ऋषभ तीर्थ शक्ति, जो कि पहले जांजगीर चांपा जिले में आता था, शक्ति जिले में स्थित गुंजी यानी कि दमोह दहरा से ऋषभ तीर्थ की जानकारी प्राप्त होती थी। अब 18वां क्वेश्चन है। प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि कौन कौन से स्थानों से राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ में जोड़ा जाता है। ए है आरंग, बी खल्लारी, सी है रतनपुर और डी है रायपुर। तो राजा मोरध्वज का संबंध आरंग से है और रतनपुर से है, तो आरंग और रतनपुर से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और 1 और 3। अब व्याख्या देखते हैं कि प्राचीन जनश्रुतियों के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध आरंग और रतनपुर से है। कालांतर में राजा मोरध्वज ने अपनी राजधानी रतनपुर से आरंग स्थानांतरित कर दी थी। अब 19वां क्वेश्चन है। इंद्रपुर किसका प्राचीन नाम था? इंद्रपुर जो है, ऑप्शन ए है खरौद, बी है लक्ष्मणेश्वर, सी है सिवरी नारायण और डी है गिरौदपुरी। तो इंद्रपुर खरौद को कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। खरौद का प्राचीन नाम इंद्रपुर था। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के हैहय वंशीय राजा मयूरध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा गया है। अब देखते हैं। ऑप्शन ए है मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था। ऑप्शन बी है कि अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर उनका अर्जुन से विवाद हो गया था। मयूरध्वज का हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर के समकालीन था और वो अर्जुन से विवाद हो गया था उनका, और इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी है मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था। तो इसमें इसके अनुसार सत्य नहीं है ऑप्शन डी, क्योंकि मयूरध्वज ने अपने बेटे ताम्रध्वज को उसके शरीर को आरे से कटवाया था। देखते हैं इसकी व्याख्या।
जनश्रुतियों के अनुसार राजा मोरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर के समकालीन थे। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर मयूरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज और अर्जुन के मध्य विवाद हो गया था। इस विवाद का समाधान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और मोरध्वज द्वारा किया गया था और राजा मयूरध्वज ने अपने बेटे ताम्रध्वज को आरे से कटवाया था। चलिए अब मौर्यकाल स्टार्ट करते हैं। मौर्यकालीन सिक्के यहाँ प्राप्त नहीं हुए थे। ऑप्शन दिया है अकलतरा, ठठारी, तारापुर और मल्हार। तो मौर्यकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं? मल्हार से प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब व्याख्या देखते हैं। ठठारी शक्ति में है, अकलतरा बार देवगांव सारंगढ़ बिलाईगढ़ में है तथा रायपुर, आरंग, उड़ेला रायपुर में आदि स्थानों से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, लेकिन मल्हार से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए हरचौका, ऑप्शन बी मनेंद्रगढ़, ऑप्शन सी घाघरा और ऑप्शन डी कोटाडोल। तो कोरिया जिले के जो अशोककालीन मूर्तियां हैं वो ऑप्शन डी कोटाडोल में प्राप्त है। अशोककालीन मूर्तियां वहीं के लिए प्रसिद्ध हैं। व्याख्या देखते हैं। वर्तमान मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले जो कि पूर्व में कोरिया था में स्थित कोटाडोल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अब 23 क्वेश्चन देखते हैं। 23वां, अब निम्नलिखित कथन को पढ़िए बोला गया है। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। दूसरा दिया है कि सरगुजा क्षेत्र की सीताबेंगरा और जोगीमारा की गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तीसरा है अशोक के कलिन अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। अब सही उत्तर का चयन कीजिए बोला है। ऑप्शन ए है केवल एक सही, ऑप्शन बी 1 और 2 सही, ऑप्शन सी 2 एवं 3 सही और ऑप्शन डी 1 एवं 3 सही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 एवं 2 सही है। देखिए व्याख्या था। मान्यता के अनुसार अशोक कलिंग विजय के दौरान सरगुजा क्षेत्र से गुजरा था, अतः उत्तरी छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। सरगुजा से सीताबेंगरा तथा जोगीमारा गुफा से अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो कि ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में है, लेकिन अशोक के कलिंग अभिलेख में इसकी पुष्टि नहीं होती। कलिंग अभिलेख का संबंध अशोक के कलिन अभियान से है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ से कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशेष मिले हैं? दिया गया है ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी मैनपाट, ऑप्शन सी रामगढ़ और ऑप्शन डी बैलाडीला। तो आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़ में जो प्राचीन थिएटर के अवशेष मिले हैं वो रामगढ़ की पहाड़ी से मिले हैं। और ये रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? तो सरगुजा में है। सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित सीताबेंगरा गुफा में विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला यानी थिएटर के साक्ष्य मिले हैं और यह प्राचीनतम नाट्यशाला का अध्ययन डॉक्टर संतलाल कटारे ने किया था। इसी रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित जोगीमारा की गुफा में सुतनुका नामक देवदासी और नर्तक देवदत्त की प्रेम गाथा का उल्लेख जोगीमारा शिलालेख में किया जाता है। मतलब सुतनुका और नर्तक है देवदत्त, इनकी प्रेम गाथा का वर्णन जोगीमारा की गुफा में मिलता है और यह कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण माना जाने वाला स्थान है। ऑप्शन है रतनपुर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी रामगढ़ और ऑप्शन डी खैरागढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामगढ़। अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे पुरानी रंगभूमि नाट्यशाला या रंगशाला किस जिले में स्थित है? अभी पढ़ा है हमने रामगढ़ की पहाड़ी में छत्तीसगढ़ के प्राचीनतम नाट्यशाला का उल्लेख मिलता है और ये रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? तो ऑप्शन ए सरगुजा में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? ऑप्शन ए सीताबेंगरा, ऑप्शन बी जोगीमारा, ऑप्शन सी किरारी और ऑप्शन डी गुंजी। तो इसका आंसर हो जाएगा जोगीमारा। तो सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख जोगीमारा की गुफा में मिलता है और यह रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन काल आ गए। अब हम सातवाहन काल के बारे में पढ़ते हैं। सातवाहन काल में बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काट स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? तो किरारी के काष्ठ स्तंभ से हमें ऑप्शन दिया गया है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मौर्य काल, ऑप्शन बी सुंग, ऑप्शन सी कड़वा और ऑप्शन डी सातवाहन काल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सातवाहन काल से हमें किरारी के काष्ठ स्तंभ के बारे में पता चलता है। किरारी के काष्ठ स्तंभ से सातवाहन काल के बारे में पता चलता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि शक्ति जिले के किरारी से वर्ष 1921 को प्राप्त काष्ठ स्तंभ से सातवाहन वंश का पता चलता है। इसे वर्तमान में रायपुर के महान गासीदा संग्रहालय में रखा गया है।
उल्लेखनीय है कि किरारी के काष्ठ स्तंभ से सातवाहन काल के कर्मचारियों के पदनामों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पद नाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दिया गया है सिरपुर, ऑप्शन बी राजिम, ऑप्शन सी पचराही और ऑप्शन डी किरारी। तो किरारी के काष्ठ स्तंभ से किसका उल्लेख मिलता है? सातवाहन वंश का। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए सम्राट अशोक, ऑप्शन बी तिवरदेव, सी कुमारवत दत्त और डी दिया है महाशिवगुप्त। तो प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त जो शिलालेख है किस शासक का है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसका है? कुमारवत दत्त का है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अब व्याख्या देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ गुंजी दमऊ दहोरा से प्राप्त शिलालेख कुमारवत दत्त श्री का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दमऊ दहरा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वत दत्त ने 1000 गायें दान में दी थी और वह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कबरा पहाड़, ऑप्शन बी पाली, सी गुंजी ग्राम शक्ति और ऑप्शन डी बैकुंठपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुंजी ग्राम शक्ति। देख लेते हैं व्याख्या। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दमऊ दहरा, और व्याख्या देखते हैं कि दमऊ दहरा नाला चट्टान लेख गुंजी शिलालेख के नाम से जाना जाता है और इसमें राजा वर दत्त श्री द्वारा 1000 गायें दान देने का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी कुलपुत्र कौन था? ऑप्शन है ए अभियंता मुख्य मिस्त्री, बी महाराज, सी कुल का पुत्र, ऑप्शन डी है दीवान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभियंता या मुख्य मिस्त्री कुलपुत्र था। 33वां क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन दिया गया है वेदश्री, बी है पुडुमा, ऑप्शन सी है अपिलक और ऑप्शन डी सिमुक। तो सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं मल्हार में, तो वो है ऑप्शन डी सिमुक के। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों के सिक्के मल्हार से प्राप्त हुए हैं। अब गुप्तकाल में आते हैं। यह गुप्तकाल आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्तकाल से रिलेटेड पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में थे। ऑप्शन है कोसल, ऑप्शन बी कुराट, ऑप्शन सी महाकांता और डी ये चारों क्षेत्र हैं। उसमें से कौन से जो 2 क्षेत्र हैं वो छत्तीसगढ़ में आते हैं? तो एक है कोसल और महाकांता। इन दोनों क्षेत्रों को समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में जीता था। तो इस हिसाब से देखें तो इसका आंसर है ऑप्शन सी और स इसका सही आंसर है। व्याख्या देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में कोसल तथा महाकांतार को जीता, जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते थे। कोसल के अंतर्गत उन्होंने महेंद्र सेन को पराजित किया और जो महाकांतार है उसके अंतर्गत इन्होंने व्याघ्र राज को पराजित किया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से संदर्भित किया जाता है? प्रयाग प्रशस्ति में हमारे जो छत्तीसगढ़ है उसको ऑप्शन ए दक्षिण कोसल के नाम से संबोधित किया जाता था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से संदर्भित किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था? ऑप्शन है प्रयागराज, ऑप्शन बी गया अभिलेख, ऑप्शन सी किरारी का काष्ठ अभिलेख और ऑप्शन डी नालंदा अभिलेख। तो समुद्रगुप्त का 2 दक्षिणापथ अभियान है उसमें हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति के दौरान कोसल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के वाकटक नरेश महेंद्र सेन तथा महाकांतार के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान में पराजित कोसल राज्य का राजा निम्नलिखित में से कौन था? अभी हमने पिछले ही पढ़ा है कि कोसल राज्य का राजा कौन था, तो वो थे ऑप्शन डी महेंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और उसके बाद उसका सही उत्तर चुनिए। वह गया है,
समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है। दूसरा दिया है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तीसरा है कि उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। सही उत्तर चुनिए कहा गया है, तो इसमें से कौन सा सही है ये देखना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 एवं 2 सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा जाता था और समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कोसल के राजा वाकटक नरेश महेंद्र को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ कोसल प्रदेश को अपने अधीन नहीं किया था। इन्होंने उनके राज्य उन्हें वापस दे दिए थे। अब 39वां क्वेश्चन है, महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो हमने पढ़ा है कि महाकांतार के व्याघ्रराज को समुद्रगुप्त ने हराया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, व्याघ्रराज। अब 40वां क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के बानाबरद में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। देखते हैं चारों ऑप्शन को पहले। ऑप्शन ए है कच्छ, ऑप्शन बी ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। बानाबरद में जो गुप्त शासक है उसमें जो सिक्का प्राप्त हुआ है वो कच्छ, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त, इन तीनों के सिक्के प्राप्त हुए हैं, लेकिन स्कंदगुप्त के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित पानाबरद से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कच्छ, बृहदत्त, कांचगुप्त आदि गुप्त शासकों के सिक्के मिले हैं, परंतु स्कंदगुप्त के सिक्के नहीं मिले हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो अभी हमने पढ़ा है कि बानाबरद से कांचगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा बानाबरद। बानाबरद इसका आंसर है। अब व्याख्या देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में गुप्त शासक कांचगुप्त के सिक्के दुर्ग जिले के बानाबरद से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार आज का सीरीज समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसे आगे जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।